नमस्कार दोस्तों, आज हमारी कहानी का विषय है सास का विचित्र कारनामा। आ गई महारानी, सुबह से पूजा पाठ में ही लगी हो। कितनी बार कहा है कम से कम मेरे लिए एक कप चाय तो बना दिया करो, उसके बाद कोई काम शुरू किया करो। राधा जी की जोर से चिल्लाने की आवाज आई तो बहू सीमा अचानक डर गई। आज आप देर तक सोई थी तो मैंने सोचा पहले जाकर पूजा ही कर लेती हूँ, उसके बाद आपको चाय दे दूंगी। तभी राधा जी बोली, अच्छा अब तो तू सोचने भी लगी है, और क्यों नहीं उठाया तूने मुझे? तू तो यही सोच रही होगी कि बुढ़िया सोती ही रह जाए, उठे ही नहीं। भगवान से यही मांगती होगी, बुढ़िया सीधे टैं बोल जाए। बहू, भगवान के लिए ऐसा ना कहे माँ जी, मैं क्यों सोचूंगी ऐसा आपके लिए? आपको तो मेरी भी उम्र लग जाए। सास, हाँ हाँ, अब तो बातें तो कोई तुझसे बनाना सीखे। बातें बनाने में तू बड़ी होशियार है। बहू, माँ जी मैं अभी चाय लाती हूँ। वह बिना सास की बात सुने ही रसोई घर में चली गई। घर में रोज ही अक्सर ऐसी बातें होती रहती थी। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब राधा देवी अपनी बहू को कुछ खरी खोटी न सुना दे। पर बहू भी न जाने किस मिट्टी की बनी थी कि सब कुछ चुपचाप सुनती रहती थी और उतने ही प्रेम से सबका काम करती जाती। वह सास की सेवा कुछ ज्यादा ही प्रेम भाव से करती, पर उनकी की गई सेवा का कोई असर राधा देवी पर नहीं होता दिखाई दे रहा था। यह तो रोज की बातें थी जो राधा देवी अपनी बहू को सुनाया करती थी। पूरा घर उनकी इन बातों को सुनता रहता, न कभी कोई बोलता और न कभी कोई प्रतिक्रिया देता। सेठ हरि प्रसाद शहर के जाने माने रईस थे। आयु 58 वर्ष थी। राधा देवी इनकी ही धर्मपत्नी का नाम है। इनकी आयु 56 वर्ष थी। इनका एक सुपुत्र भी है जिसका नाम राहुल। इसकी उम्र 26 वर्ष और एक सुपुत्री जिसका नाम रूपाली, उसकी आयु 21 वर्ष है। सेठ हरि प्रसाद जी शहर के जाने माने रईस तो थे ही, साथ ही वे बड़े समाज सेवी भी हैं। शहर में जब कोई भी सामाजिक कार्य होता है तो वह उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, इसलिए उनका शहर में बहुत सम्मान भी होता है। कई बार राजनीतिक पार्टियों ने सेठ जी को नगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी देना चाहा, पर हर बार वह बहुत ही विनम्रता पूर्वक मना कर देते। कारोबार उनका पुत्र राहुल ही देखता है। पिछले 2 सालों से उसे ही पूरा काम सौंप दिया है। कभी कभी ऑफिस चले जाते हैं और राहुल भी कारोबार के सिलसिले में उनसे सलाह मशवरा करता रहता है। सेठ जी की पुत्री जो कि हिंदी साहित्य बीए फाइनल ईयर में है। सेठ जी उसके लिए अब सुयोग्य वर की खोज में थे। इंतजार था कि उसकी खोज पूरी हो और वह बेटी के हाथ पीले कर दे। घर में वैसे नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं है, पर राधा देवी को तो बस उनकी बहू सीमा से ही हर काम को कराने की आदत हो गई है। सीमा अपनी सास की बातों का बुरा नहीं मानती है, बस उनकी ही सेवा में लगी रहती है। रूपाली को यह देखकर बहुत बुरा लगता कि भाभी हमेशा माँ की सेवा में ही लगी रहती है, पर माँ तो कोई भी मौका नहीं छोड़ती भाभी को बातें सुनाने का। बस यही बात रूपाली को सबसे ज्यादा बुरी लगती, पर वह कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। माँ ने कसम जो दे रखी थी। रूपाली अपनी भाभी की हम उम्र थी, इसलिए भाभी उसकी अच्छी सहेली थी। वह भाभी से सभी प्रकार की बातें कर लिया करती। माँ के व्यवहार के लिए माफी भी मांगती थी, पर हर बार सीमा कहती, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वह जैसे तुम्हारी माँ है वैसे ही मेरी भी माँ है। वह बड़ी है, यदि डांट भी दिया तो क्या हो गया? बड़े लोगों की डांट का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। सीमा और राहुल की शादी 6 महीने पहले ही हुई थी। सीमा अपने पिता की इकलौती संतान थी। माँ तो जब सीमा 10 साल की थी तब ही बीमारी के कारण चल बसी थी। सुंदर सुशील, सभी गृह कार्यों में दक्ष, पढ़ाई में भी ठीक ठाक थी। पिता किसी दुकान में मुनीमी करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति ज्यादा खास तो नहीं थी, पर उनका भरण पोषण आराम से हो जाता था।
सीमा अपनी पढ़ाई का बोझ पिताजी पर नहीं डालना चाहती थी, इसलिए वह मोहल्ले के छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी, जिससे उसकी फीस और उसे अपने लिए खर्च करने के लिए पैसे आराम से आ जाया करते थे। सीमा ने पिछले ही साल अपनी स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की थी और अब परास्नातक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में अध्ययनरत थी। सीमा ने परास्नातक के लिए शहर के ही निजी कॉलेज में दाखिला ले लिया था। कॉलेज में स्वतंत्रता दिवस का समारोह होने वाला था, जिसमें सीमा ने गीत गायन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सेठ हरिप्रसाद जी को आमंत्रित किया गया था। उनके साथ उनकी पत्नी राधा देवी एवं उनकी बेटी रूपाली भी कार्यक्रम में गए थे। उन तीनों ने वहीं पर सीमा को देखा था जब वह स्टेज पर अपना गीत प्रस्तुत कर रही थी। सीमा ने जैसे ही लता मंगेशकर जी द्वारा गाया हुआ सत्यम शिवम सुंदरम गीत प्रस्तुत किया, सभी श्रोतागण स्तब्ध रह गए। सेठ जी तो उसकी मधुर आवाज में खो ही गए। गायन प्रतियोगिता में सीमा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। जब से सेठ जी घर आए तब से ही बस सीमा की तारीफ किए जा रहे थे। सीमा ने कितना सुंदर गाया, जैसे वह दिखने में सुंदर है वैसे ही मधुर उसकी आवाज है। गले में तो साक्षात माँ सरस्वती वास करती है। राधा देवी ने मजाक में कह दिया कि इतनी ही पसंद है ना, बहू बना लो उसे। वैसे भी राहुल के लिए लड़की तो ढूंढ ही रहे हैं आप। राधा देवी के मुंह से जैसे ही यह बात सेठ जी ने सुनी तो अपनी जगह से उछल पड़े और बोले, कभी कभी तुम भी समझदारी की बातें कर देती हो। तो राधा देवी कुछ नाराज हो गई। फिर सेठ जी हंसते हुए कहने लगे, अरे हम तो मजाक कर रहे थे, आप तो नाराज हो गई। सेठ जी ने सीमा के कॉलेज के प्रिंसिपल सर को फोन लगाया। उससे सीमा का पूरा नाम और पता लिया। अपने मुनीम जी को बुलाया और सीमा के घर परिवार के बारे में पता करने के लिए कहा। मुनीम जी बोले, सेठ जी पता क्या करना है, मैं बता देता हूँ। वह तो मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। पत्नी का देहांत हुए लगभग 12 वर्ष हो गए हैं। तब से घर में दोनों बाप बेटी ही हैं केवल। वह सेठ रामलाल जी के यहाँ लगभग 20 सालों से मुनीम हैं। रामलाल जी उन्हें अपने घर का सदस्य ही मानते हैं। मुनीम जी ने आगे बताया कि सीमा तो साक्षात देवी का रूप है। वह जिस घर में जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी। सेठ जी ने राधा देवी से अपने मन की बात कही कि वह सीमा को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। वहीं खड़ी रूपाली ने जैसे ही सेठ जी की बात सुनी तो अपने पिता के गले लगते हुए कहा, पिताजी मैंने तो जब से उन्हें देखा था तब से बस भगवान से यही प्रार्थना की थी कि यही मेरी भाभी बने। राधा देवी ने कहा, वह सब ठीक है, लड़की मुझे भी पसंद है, पर हमारी और उनकी आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में बहुत अंतर है। बिना माँ की लड़की है तो क्या वह निभा पाएगी? सेठ जी ने कहा कि क्यों नहीं निभा पाएगी, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। राधा देवी ने शर्त रखी कि राहुल की शादी के बाद मैं कुछ भी करूं, कोई भी मुझसे किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं करेगा और न ही कोई मेरे किसी भी कार्य में आपत्ति प्रकट करेगा। आप तीनों को मेरी कसम खानी होगी। यदि किसी ने भी मेरी कसम तोड़ी तो उसी वक्त सीमा को इस घर से जाना होगा। सेठ जी और रूपाली तो केवल सीमा को इस घर में बहू के रूप में ही देखना चाहते थे। दोनों ने बिना सोचे समझे ही हाँ बोल दी, बिना भविष्य की चिंता किए, क्योंकि राधा देवी ने यह कसम और शर्त की बात रखी थी। पर सेठ जी को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उन्हें तो केवल इसी बात की खुशी थी कि अब सीमा जैसी सुशील लड़की उनके घर की बहू बनने जा रही है। राहुल ने जब इस सब बातों के बारे में पूछा तो उसने यह कह दिया कि पिताजी को लड़की पसंद है और उन्हें माँ की शर्त एवं कसम से कोई परेशानी नहीं है, तो मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। सेठ जी ने रामलाल जी को फोन किया और उन्हें अपने मुनीम जी को कल की छुट्टी देने के लिए निवेदन किया। सेठ जी, हम कहाँ और आप कहाँ, आपकी और हमारी स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है।
यदि मैं अपनी पूरी संपत्ति और स्वयं को भी बेच दूं, तो भी आपके 10% भी न पहुंचूंगा, तो यह संबंध कैसे संभव होगा। सेठ जी समझ गए कि शर्मा जी दहेज की बात कर रही हैं। आज के समाज में यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि बेटी के पिता को संसार की सभी समस्याएं एक और बेटी के दहेज की समस्या एक और। आज का समाज चाहे कितना ही आगे क्यों न बढ़ जाए, कितना ही मॉडर्न, कितना ही डिजिटल क्यों न हो जाए, पर यह दहेज रूपी राक्षस हमेशा अपना मुंह बाए बेटी के पिता के सामने सदा ही खड़ा रहता है। कन्या भ्रूण हत्या इसी समस्या के कारण की जाती है, जो कि पढ़े लिखे समाज में ज्यादा होती है। जो लोग कन्या भ्रूण हत्या करते हैं, वही लोग फिर नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए कन्याओं को खोजते फिरते हैं। सेठ जी ने कहा, शर्मा जी, कोई पिता जब अपनी बेटी का कन्यादान करता है तो उसे और कुछ मांगना व्यर्थ होता है, क्योंकि वह अपने जीवन भर की पूंजी, अपना गर्व, अपना अभिमान, अपनी लाडली, अपने कलेजे के टुकड़े को लड़के वालों को सौंप देता है। इस दान के आगे भौतिक सुख सुविधाओं वाली सभी वस्तुएं तो बहुत ही तुच्छ हैं। हमें केवल अपनी बेटी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। यह सब सुनते ही शर्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगे कि जब से सीमा विवाह के योग्य हुई है, तब से ही मुझे उसके विवाह की चिंता हर दिन सताती है और मैं यहाँ सोचता कि हे भगवान, इस बिना माँ की बच्ची के लिए कौन सा घर सही होगा, क्योंकि मेरी हैसियत तो ज्यादा नहीं है, तो क्या कोई अच्छा सा घर मेरी बेटी को मिलेगा। इसकी माँ के जाने के बाद मैंने ही इसे माँ और बाप दोनों का प्यार देने की कोशिश की है, पर माँ तो माँ ही होती है ना, माँ की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता। सेठ जी, आप जानते ही हैं कि आज समाज में दहेज के नाम पर कैसी कैसी बातें सुनने को मिल रही हैं। मेरा तो हृदय कांप जाता है जब ऐसी हृदय विदारक घटनाएं सुनता हूँ। सेठ जी, यदि हर लड़के का पिता आपके समान सोचने लगे तो बेटियां अपने परिवार पर बोझ नहीं होंगी। हर परिवार उन्हें सिर का ताज मानने लगेगा। शर्मा जी की बात सुनकर सेठ जी ने कहा कि आप बिल्कुल भी चिंता न करें, आपकी बेटी इस घर से अपने दूसरे घर में जा रही है। अब आप बताइए कि आपको यह रिश्ता मंजूर है। शर्मा जी ने कहा, सेठ जी, यदि नारायण स्वयं ही किसी के पास कुछ मांगने आए और यदि वह व्यक्ति इतना सक्षम है कि वह नारायण की इच्छा पूरी कर सकता है, तो वह क्यों मना करेगा। शर्मा जी कहते हैं कि यह रिश्ता मुझे स्वीकार है। सेठ जी ने शर्मा जी से कहा कि अब हम हमारी होने वाली बहू से मिलना चाहते हैं, तो सेठ रामलाल जी की पत्नी सीमा को ले आई। सेठ जी राधा देवी और रूपाली तो उसे पहले ही देख चुके थे, पर आज सीमा हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में और भी सुंदर लग रही थी। आज पहली बार राहुल ने उसे देखा था। वह तो उसे बिना पलके झपकाए हुए देखते ही जा रहा था। जब रूपाली ने उसे धीरे से कोहनी मारी, तब वह पलके झपक कर दूसरी ओर देखने लगा था। रिश्ते को पक्का करने के लिए राधा देवी ने शगुन के तौर पर सोने के कंगन सीमा के हाथ में पहनाए। सीमा जैसे ही उसके पैरों को छूने के लिए झुकी, राधा देवी ने उसे गले से लगा लिया। फिर शर्मा जी ने राहुल को शगुन में सोने की चेन पहनाई। फिर सभी लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। सेठ जी ने पंडित जी को बुलाया और मुहूर्त के लिए पूछा, तो पंडित जी ने 1 माह बाद का शुभ मुहूर्त निकाला। 1 माह बाद सीमा अपने नए घर में बहू बनकर आ गई। उसे यहाँ पिता समान ससुर, माँ समान सास और बहन समान ननद और एक बहुत ही समझदार दोस्त राहुल मिल गया। राहुल ने विवाह के बाद उससे कहा कि वह पति का रिश्ता बाद में निभाएंगे, पहले वह सीमा से दोस्ती करना चाहता है। सीमा भी इस बात के लिए खुशी खुशी तैयार हो गई, क्योंकि दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता है जो हम पर थोपा नहीं जाता, उसे हम स्वयं चुनते हैं। जीवन में एक सच्चा दोस्त होना बहुत जरूरी होता है।
सेठ जी ने विवाह के 2 दिन बाद सीमा को अपने कमरे में बुलाया और कहा, देखो बेटी, मुझसे एक वादा करो। यदि तुम्हारी सास तुम्हें कभी भी कुछ भी कहे, उसे पलटकर कोई जवाब नहीं दोगी और कभी भी कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाओगी जिससे हमारे परिवार की मान और मर्यादा को आघात पहुंचे। सीमा बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। वह जानती थी कि यदि बुजुर्ग कुछ बात कहते हैं या समझाते हैं तो उसमें अपना भला ही होता है, क्योंकि उन्हें हमसे ज्यादा जीवन का अनुभव उन्हें होता है। शिक्षा व्यक्ति को बुद्धिमान बनाती है, पर अनुभव व्यक्ति को समझदार बनाता है। इसलिए उसने ससुर जी से कहा कि पिताजी, आप मुझसे यह वादा न भी लेते तो भी मैं माँ जी का हमेशा सम्मान करूंगी। आपकी संतुष्टि के लिए मैं आपको वचन देती हूँ कि कुछ भी हो जाए, मैं माँ जी से कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगी। सदा ही इस घर की मान मर्यादा को बनाए रखूंगी। आपके मान सम्मान में कभी भी मेरे कारण आंच नहीं आएगी। कुछ रुककर सीमा ने कहा, पिताजी, बचपन में ही मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। अब इतने सालों बाद मुझे भगवान ने माँ से फिर मिलाया है, तो उन्हें कभी दुख पहुँचाने का तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। इतना सुनते ही सेठ जी ने सीमा के सिर पर बड़े ही प्यार से हाथ रखा और कहा, बेटी, शायद मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य कर्म किए होंगे, तब मुझे तुम्हारे जैसी बहू मिली। हमेशा खुश रहो बेटी। सीमा ने कहा, पिताजी, मुझे पिछले जन्म का तो पता नहीं, पर शायद बचपन से ही मैंने भगवान की पूजा की है और उनसे कभी कुछ भी नहीं मांगा, तो भगवान ने मुझे मेरी पूजा का फल दिया है। इस परिवार के रूप में आप लोगों ने मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया। यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे आप जैसे धर्मात्मा की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। सेठ जी सीमा की बातें सुनकर मुस्कुरा दिए और कहा कि अब जाओ, अपना काम करो और मेरे लिए चाय भेज देना। जी, अभी भिजवाती हूँ। यह कहते हुए सीमा कमरे से बाहर निकल गई। विवाह के 1 सप्ताह में सभी मेहमान अपने अपने घर चले गए। अब केवल घर में नौकर और घर के सभी सदस्य ही बचे थे। राधा देवी अब हर बात के लिए सीमा को पुकारती थी और यदि उसे आने में थोड़ी भी देर हो जाती या थोड़ा भी समय लग जाता था तो उसे बहुत सुनाती। यह सब देखकर परिवार वाले कुछ बोल नहीं पाते थे, क्योंकि उन्हें राधा देवी की शर्त और कसम की याद आ जाती थी। एक दिन सेठ जी की बहन, जो कि उसी शहर में रहती थी, उसके घर पर सत्यनारायण जी की कथा होनी थी। सेठ के घर में सभी को बुलाया गया था। बहन ने रूपाली, राहुल और सीमा को एक दिन पहले ही आने को बोला था, तो वे लोग चले गए। जब दूसरे दिन सेठ जी जाने को तैयार हुए तो राधा देवी ने कहा, आप चलो, मुझे मंदिर जाना है, उसके बाद मैं सीधा आ जाऊंगी। सेठ जी ने शर्त के कारण राधा देवी से कोई प्रश्न नहीं किया और वह चले गए। सेठ जी अब कभी कभी बहुत पछताते कि उन्होंने बिना विचार किए ही कसम ले ली, पर जब भी वह सीमा को देखते तो उन्हें अपनी गलती पर कोई पछतावा नहीं होता। 4 घंटे बाद राधा देवी भी ननद के घर पहुंची। कथा समापन के बाद प्रसाद ग्रहण करके सभी अपने अपने घर की ओर चले गए। सेठ जी भी अपने परिवार के साथ अपने घर आ गए। घर आकर देखा दरवाजा बंद था, तो सेठ जी ने नौकर को बहुत आवाज दी। कोई उत्तर ना पाकर राधा देवी ने कहा, सभी कहीं चले गए होंगे, मेरे पास एक और चाबी है। चाबी सीमा को देते हुए कहा, दरवाजा खोलो। जैसे ही सीमा ने दरवाजा खोला, पूरे घर में गुप अंधेरा था। राधा देवी ने उससे तेज आवाज में कहा, क्या रात यही दरवाजे पर गुजारने का इरादा है? अंदर चलो। जैसे ही सीमा ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया, पूरे घर की लाइट अचानक जल गई और चारों ओर रोशनी हो गई। सीमा के सिर पर गुलाबी पंखुड़ियां गिरने लगी और धीमी धीमी आवाज में म्यूजिक का साज बजने लगा। हैप्पी बर्थडे टू यू,
हैप्पी बर्थडे टू यू डियर सीमा, हैप्पी बर्थडे टू यू। सामने हॉल को बहुत ही सुंदर तरीके से गुब्बारों से सजाया गया था। दीवार पर बड़े ही सुंदर अक्षरों में लिखा था, हैप्पी बर्थडे टू यू सीमा। हॉल में बिल्कुल सेंटर में टेबल पर कुछ रखा हुआ था। सीमा के साथ सभी बड़े आश्चर्य से यह नजारा देख रहे थे। तब राधा देवी ने सभी से कहा, क्या देख रहे हो सभी? आज मेरी प्यारी बहू का जन्मदिन है। इतना खास दिन है, इसे ऐसे ही जाने देती क्या? सेठ जी ने कहा, मुझे तो तुमने बताया ही नहीं। रूपाली ने भी झूठा गुस्सा दिखाते हुए राहुल से कहा, भैया आपने भी नहीं बताया। राहुल ने भी कहा, मुझे भी नहीं पता था कि आज सीमा का जन्मदिन है। इसने भी नहीं बताया। सीमा की ओर देखते हुए कहा। सीमा ने कहा कि मुझे भी अभी याद आया, कल से तो बुआ जी के घर पर ही थी, तो काम में ही लगी रही और कभी मैंने अपना जन्मदिन मनाया ही नहीं, तो याद भी नहीं था। पर माँ जी आपको कैसे पता? सीमा ने सवाल किया। राधा देवी ने कहा कि तुझे याद नहीं, अभी पिछले महीने ही तेरा पैन कार्ड पोस्ट से आया था, तो उसी में मैंने तेरी जन्मतिथि देखी थी, तभी से यह सरप्राइज देने का मन बनाया था। अब चलो जल्दी से केक काटो। घर के सभी नौकर भी आ गए थे, तो सेठ जी ने उन्हें डांटते हुए कहा, कहाँ मर गए थे सबके सब? राधा देवी ने कहा, अरे उन्हें कुछ मत कहिए, मैंने ही बोला था घर के बाहर रहने को। फिर सीमा ने केक काटा। सबसे पहले उसने पिताजी को खिलाया, फिर माँ जी को, रूपाली और फिर राहुल को। सभी ने कहा, हमारे पास तो गिफ्ट ही नहीं देने के लिए। राधा देवी ने कहा, तुम लोग बाद में दे देना, मेरे पास है बहू को देने के लिए गिफ्ट। सभी आश्चर्य से राधा देवी को देख रहे थे। आज उनका व्यवहार सीमा के लिए बदला हुआ लग रहा था। फिर राधा देवी ने टेबल के दराज से 3 गिफ्ट पैकेट निकाले और सीमा की ओर बढ़ाते हुए कहा, लो तुम्हारा गिफ्ट। तो सीमा ने कहा, माँ जी इन सब की क्या जरूरत थी? आपकी खुशी और आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। तो राधा देवी ने कहा, वो सब तो ठीक है, पहले इन्हें खोलो तो सही। सीमा ने सबसे पहले बड़ा पैकेट खोला, तो उसमें हल्के रंग की बहुत ही सुंदर बनारसी साड़ी थी। फिर उसने दूसरा गिफ्ट खोला, तो उसमें हीरे का एक बहुत ही सुंदर हार था। फिर उसने सबसे छोटा पैकेट खोला, तो उसमें बहुत ही सुंदर चंदन की लकड़ी से बना छोटा डिब्बा था। सीमा ने माँ जी की ओर देखा तो उन्होंने डिब्बे को खोलने का इशारा किया। जैसे ही सीमा ने डिब्बा खोला, उसमें घर की चाबियां थीं। चाबियों को देखकर सीमा कुछ समझ पाती इससे पहले ही राधा देवी ने कहा, आज से यह तुम्हारी हुई और मुझे मेरी जिम्मेदारियों से आजाद करो। अब से तुम घर संभालो। सीमा फिर कुछ कहना चाहती थी, पर उससे पहले ही राधा देवी ने कहा कि मैं सब बताती हूँ। उन्होंने उनकी शर्त और कसम के बारे में बता दिया। कहा कि मैं मेरी बहू को पूरा परफेक्ट बनाना चाहती थी, मेरी तरह, जो कि मुझे नहीं लगता था कि प्यार से इतनी जल्दी संभव हो पाता। क्योंकि यदि तुम्हें मैं प्यार करती तो तुम मुझ में अपनी माँ देखती, और यदि यह होता तो जो मैं चाहती थी वह हो ना पाता, असंभव था। इसलिए मुझे कुछ समय के लिए थोड़ा कठोर बनना पड़ा। पर मैं नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हें डांटूं। जब जब तुम्हें डांटती थी मुझे बहुत तकलीफ होती थी। और शादी के 2 दिन बाद ही सेठ जी से मैंने ही कहा था कि वे तुमसे वह वादा ले, और तुमने वह वचन दिया। तभी मुझे यकीन हो गया था कि तुम बहुत ही जल्दी पूरा घर संभाल लोगी। पर इतनी जल्दी, यह तो मुझे भी नहीं लगता था। आज मुझे पूरा यकीन है कि मेरे परिवार के मान सम्मान की रक्षा तुम बहुत अच्छे से करोगी। आज जन्मदिन है तुम्हारा, पर सबसे बड़ा तोहफा मुझे मिला है। यह सब सुनकर सीमा की आंखों में आंसू आ गए। पिछले 11 महीनों से जिस दिन का वह इंतजार पल पल कर रही थी, आज उसे उसके जन्मदिन के दिन मिल गया। आज उसे माँ जी का साथ मिल गया था।
उसकी आंखों में आंसू देखकर राधा देवी ने कहा, बेटी रोती क्यों हो? आज तो खुशी का दिन है, रोते नहीं हैं। सीमा ने कहा, माँ यह तो खुशी के आंसू हैं। और राधा देवी के गले लग गई। आज उसे उसकी मेहनत का फल मिल चुका था। आज उसे माँ का प्यार मिल गया था। यह सब देखकर सभी लोगों की आंखें नम हो गई। फिर राधा देवी ने अपने हाथों से सीमा के आंसू साफ करते हुए कहा कि अब रोना बंद करो, और हाँ, अब यदि किसी ने मेरी इस प्यारी बेटी को रुलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राधा देवी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। यह सब सुनकर सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई और एक बार फिर राधा देवी ने सीमा को अपने गले से लगा लिया था। सीमा ने अपने जीवन में बिन माँ के काटे कितने साल, जो कि उसके लिए जेठ की तपती दोपहर के समान थे, पर राधा देवी का स्नेहमयी वात्सल्य उसके लिए सावन के मौसम की पहली ठंडी फुहार के समान था। वह अब माँ के ममत्व की शीतल छाया में आ चुकी थी। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी।